सो नेशनल इनकम चैप्टर हमने शुरू करना है। उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी जो आपकी इनकम जनरेशन के लिए हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी जो आपकी सोशल वेलफेयर के लिए हैं, या विच आर डन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। सो अगर आपकी मदर आपको स्कूल में पढ़ा रही हैं और उसके लिए स्कूल वाले उनको सैलरीज पे करती हैं, तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर आपको मदर घर पे पढ़ा रही हैं और उसके लिए आपसे सैलरी, ऑब्वियसली आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगी, तो वो आउटर लव एंड अफेक्शन है, दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लेकिन ये दोनों एक्टिविटीज़ आपकी प्रोडक्टिव हो सकती हैं। ये दोनों एक्टिविटीज़ आपकी प्रोडक्टिव हो सकती हैं, क्योंकि अगर आपकी मदर आपको स्कूल में पढ़ा रही हैं तो भी एक प्रोडक्टिव काम कर रही हैं। आपकी मदर अगर कोई क्लाउड किचन चला रही हैं तो भी वो प्रोडक्टिव काम कर रही हैं, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ा रही हैं। ठीक है। अगर वो अपनी सर्विसेज कंपनी में दे रही हैं और वहाँ पर भी अपनी सर्विसेज दे के कुछ प्रोडक्टिव काम कर रही हैं, जिससे कंपनी की ग्रोथ होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, इकोनॉमी की वेलफेयर होगी, तो वो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी हैं। तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी आपकी नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। किस तरीके से? कि अगर आपकी मदर आपको घर पे पढ़ा रही हैं तो ये भी एक प्रोडक्टिव काम कर रही हैं, लेकिन उसके लिए आपसे चार्ज नहीं कर रही। ठीक है। और अगर आपको मदर आपकी घर में खाना बना के आप लोगों को खिला रही हैं, तो वो आपकी नॉन प्रोडक्टिव में आ जाएगा, क्योंकि वो उससे इकोनॉमी की वेलफेयर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आपकी मदर खाना बना के घर से अपना कोई किचन चला रही हैं, जोमेटो स्विगी पे चला रही हैं, तो वो एक प्रोडक्टिव काम करके अपनी इनकम जनरेट कर रही हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है। अब इसमें एक सबसे मेजर चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम, तो इसका मतलब इनकम की बात हो रही है इकोनॉमी की, नेशनल लेवल पे। तो इसमें सिर्फ 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 कौन सी इनकम आएंगी? जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से की जाएंगी। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी प्रोडक्टिव काम करके, सिर्फ वही नेशनल इनकम में जाएंगी। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी वो नेशनल इनकम में नहीं जाएंगी। उसका रीजन है, आपकी मदर अगर क्लाउड किचन चला के खाना बना के बेच रही हैं, तो एक प्रोडक्टिव काम कर रही हैं, क्योंकि उनके खाने की कोई ना कोई सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू है, और उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम एस्टिमेट कर सकते हैं, इसलिए हम नेशनल इनकम में उसको काउंट भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी मदर घर पे खाना बना रही हैं, तो वो एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। वो नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। और जिन एक्टिविटीज को हम मेजर ही नहीं कर सकते, वो नेशनल इनकम में आप कैसे एस्टिमेट करोगे? तो नेशनल इनकम में आप सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को एस्टिमेट करोगे जिसको आप मेजर कर सकते हो, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को। क्लियर है यहां तक? ठीक है। सो नॉन सो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज फिर कौन सी हुई? नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होगी जिनसे कोई भी इकोनॉमिक वेलफेयर, या जिससे कोई भी कंट्री की जीडीपी या उसमें कोई फर्क ना पड़े। तो ये आपका बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप क्लियर है। यस सर। ठीक है। फिर आपका चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? सो देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहला आता है आपका लैंड, लेबर, कैपिटल एंड entrepreneur। ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच रेंडर देयर फैक्टर सर्विसेज। तो ये अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, और इसके बदले में, ये फैक्टर सर्विसेज देने के बदले में फैक्टर इनकम कमाते हैं। किस फॉर्म में? लैंड अगर अपनी सर्विसेज देगा तो उस पर रेंट कमाएगा, लेबर अपनी सर्विसेज देगा तो वेजेस कमाएगा, कैपिटल सर्विसेज देगा तो इंटरेस्ट कमाएगा, और एंटरप्रेन्योर सर्विसेज देगा तो प्रॉफिट कमाएगा। तो इन्हें हम बोलेंगे फैक्टर इनकम, या फैक्टर कॉस्ट, या फैक्टर पेमेंट। तो लेने वाले के लिए फैक्टर इनकम, देने वाले के लिए फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर पेमेंट। क्लियर है इंजरा, सौम्य? ओके। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चार
वो फैक्टर्स हैं जो अपनी सर्विसेज देते हैं, और इनकी सर्विसेज के बदले में ये रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट कमाते हैं। अब ये जो चार फैक्टर्स हैं, ये चार फैक्टर्स प्रोडक्टिव काम के लिए यूज होते हैं। अब इसको भी मैं साथ साथ क्लियर करता हूं। अगर मैंने लैंड अपने पर्सनल यूज के लिए ली है, कि मैं उस लैंड पे सिर्फ सोऊंगा जाके, या उस लैंड पे मैं सिर्फ कार्ड्स खेलूंगा बैठ के, या उस लैंड पे मैं सिर्फ गाय भैंसे चराऊंगा अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो लैंड प्रोडक्टिव काम के लिए यूज नहीं हो रही। लेकिन अगर उस लैंड पे आपने कोई फैक्ट्री सेटअप की है, आपने कोई बिजनेस सेटअप किया है, और उस लैंड से आप कुछ पैसा जनरेट कर रहे हो प्रोडक्टिव काम करके, और उसके ऊपर आप वो पैसा कमा के आप रेंट पे कर रहे हो, तो वो सारे के सारे फैक्टर इनकम माने जाएंगे। ठीक है। सेम वे में पैसा, कैपिटल, अगर आपने मार्केट से एक कैपिटल लोन उठाया है, और उस कैपिटल लोन को अगर आप यूज कर रहे हो अपने पर्सनल यूज के लिए, कि आपने गाड़ी खरीद ली, एसी लगा लिए, या अपने लग्जरी लाइफ जी रहे हो, तो वो नेशनल इनकम में कहीं काउंट नहीं होगा, वो आपकी फैक्टर इनकम में नहीं जाएगा। लेकिन वो कैपिटल पैसा अगर आपने किसी बिजनेस में, किसी फैक्ट्री में, किसी प्रोडक्टिव काम में इन्वेस्ट किया है, और वहां से वो पैसा कमा के आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो पैसा आपकी नेशनल इनकम में जाएगा, और वो फैक्टर इनकम कहलाएगा। आप फर्क समझ रहे हो दोनों में? ठीक है। तो जो, हाँ एंजला। अगर एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज प्रोडक्टिव, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक एनजीओ रन कर रहा है विच गिव्स आउट फूड, देन दे आर दे दे प्रोडक्टिव नो लाइक? दे अगर वो खाना वाना खिला रहे हैं, या फिर वो अपने, सुनो, अगर एक एनजीओ में कोई बंदे आके शेल्टर होम में रह रहे हैं, और वो उनसे कुछ ना कुछ अपने एनजीओ के लिए ही काम करवा रहे हैं, जैसे एनजीओ के अंदर ही उन्होंने एक लैंड ली है, उस लैंड के में वो उनसे सब्जियां उगवा रहे हैं अपने एनजीओ के खाने बनाने के लिए, या अपने ही इन हाउस एनजीओ की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए उनसे काम करवा रहे हैं, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और एक प्रोडक्टिव होने के बावजूद भी वो काउंट नहीं होगी, क्योंकि उसकी कोई मनी वैल्यू नहीं है। वो एक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं। लेकिन एनजीओ के अंदर लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं, और वो काम करके बाहर सामान बेच रहे हैं, और उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो वो आपका एक प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी में है, फिर वो नेशनल इनकम में उस केस में जाएगा वो। तो कोई भी एक्टिविटी विच इज नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्टिव वो नहीं काउंट होगी फैक्टर इनकम में? हाँ, क्योंकि उसकी कहीं आप उसकी मॉनेटरी वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते। राइट। ठीक है। क्लियर है सौम्या? हम्म। यस सर। ओके। सो ये आपके चार फैक्टर्स हैं, और उनके ऊपर ये उनकी फैक्टर इनकम है, या फैक्टर कॉस्ट, या फैक्टर पेमेंट है। फिर अगला आपका धमाकेदार वर्ड आता है, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory of a country during a year is called gross domestic product। हर प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू होती है, हर गुड की, हर सर्विस की मार्केट वैल्यू है। टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो टीचिंग कॉस्ट इज द मार्केट वैल्यू। मेरी टीचिंग की, जो मेरी सर्विसेज की मार्केट वैल्यू है, सपोज 2000। लैपटॉप गुड है, इसकी मार्केट वैल्यू इज सपोज 80,000। ठीक है। इंटरनेट सर्विसेज, मालूम है जियो कनेक्शन का सर्विसेज फाइबर यूज कर रहा हूं, इसकी मार्केट वैल्यू है सपोज 1,000 रुपीज। चेयर, इसकी मार्केट वैल्यू है सपोज 1,500 रुपीज। तो हर एक गुड्स
और सर्विसेज की कोई ना कोई मार्केट वैल्यू होती है। तो जितने भी गुड्स फाइनल जो तैयार रेडी, जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो एक साल में प्रोड्यूस होते हैं विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, हमारी विद इन जोग्राफिकल बाउंड्रीज के विद इन जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक साल के अंदर, उनकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है दैट इज कॉल्ड जीडीपी। So GDP is the total market value of all the final goods and services which are produced within the domestic territory of a country is known as GDP, right? तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी टोटल मार्केट वैल्यू जो है वो प्रोडक्शन की, उस प्रोडक्शन की जो मार्केट वैल्यू है वो जीडीपी कहलाती है। सो इसका मतलब जितने भी गुड्स आपने विद इन द कंट्री प्रोड्यूस किए हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और ये प्रोडक्शन जनरेट क्या करती है इकोनॉमी में? इनकम। क्योंकि जब भी आप ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे उसको मार्केट में जब आप बेचने जाओगे तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या जनरेट करेगी? डोमेस्टिक इनकम। कोई डाउट इसमें? सो जब आपने ये प्रोडक्शन की और मार्केट में जैसी प्रोडक्शन की, बेची नहीं बेची बात अलग है, लेकिन जैसी ये गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनकी ये मार्केट वैल्यू जनरेट हो गई, तो ये टोटल मार्केट वैल्यू जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके जनरेट की उसे हम क्या बोलेंगे? जीडीपी। सो जीडीपी ब्रॉड लेवल पे क्या हुआ? आपकी टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या जनरेट करती है? डोमेस्टिक इनकम। सो कहीं अगर आप जीडीपी लिखो या इनकम लिखो तो उसका मतलब ऑलमोस्ट एक ही बात है। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes. ओके। सो जीडीपी के बाद आपका अगले जो चीज आती है वो आती है कि नेशनल इनकम क्या होता है? व्हाट इज नेशनल इनकम? सो नेशनल इनकम is a sum total of domestic income और income earned from abroad। सो जितनी भी इनकम आप विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी कमाओगे उसे हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इनकम। उस डोमेस्टिक इनकम को अगर आप अब्रॉड की इनकम के साथ जोड़ दोगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी? नेशनल इनकम। सो डोमेस्टिक इनकम होगी कि विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज, द विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री जो भी आपने इनकम जनरेट की है, किस तरीके से? प्रोडक्शन करके, प्रोडक्शन मेथड के थ्रू, या आपने डोमेस्टिक इनकम जनरेट की है इनकम मेथड के थ्रू, या आपने डोमेस्टिक इनकम जनरेट की है एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। तो आपने तीनों में से किसी भी मेथड के थ्रू अगर आपने इनकम जनरेट की है, चाहे वो प्रोडक्शन मेथड के थ्रू है या इनकम मेथड के थ्रू है या एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू है, तो आपने तीनों में से किसी भी मेथड के थ्रू अगर इनकम जनरेट की है तो वो आपकी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए तो उसकी मार्केट वैल्यू जनरेट हो गई, तो यानी उसको आप सेल करोगे तो इनकम इकोनॉमी में क्रिएट होगी। तो इनकम का जो सर्कुलेशन प्रोडक्शन के थ्रू जो आएगा वो आपकी इकोनॉमी की डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। इनकम मेथड का मतलब क्या है? कि आपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज यूज की और उससे कुछ प्रोडक्टिव काम किया और उस प्रोडक्टिव काम करके आपने रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जनरेट किया, तो वो जो इनकम जनरेट हुई है सर्विसेज दे के वो आपकी इनकम मेथड के थ्रू काउंट होगी डोमेस्टिक इनकम में। जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए, मार्केट में सेल हुए, उन्हें कंज्यूमर ने या फर्म्स ने बाय किए। फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट के लिए मशीन्स बाय की, कंज्यूमर ने डेली नेसेसरी गुड्स वगैरह कंजम्पशन के लिए बाय किए। तो जो उन्होंने खर्चा एक्सपेंडिचर किया है तो उनके एक्सपेंडिचर करने से इकोनॉमी में सर्कुलेशन में इनकम क्रिएट हुई है। तो यानी आप डोमेस्टिक इनकम
कैलकुलेट कर रहे हो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। तो आपकी नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको तीनों मेथड से अलग अलग तरीके से डोमेस्टिक इनकम निकालनी होती है। और आप तीनों मेथड से डोमेस्टिक इनकम निकालने के बाद उसमें अगर आप अब्रॉड वाले इनकम को जोड़ देते हो तो आपकी वो क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम। कोई डाउट इसमें सौम्य? नो सर। Very income earned from abroad का मैं बता रहा हूँ। सो इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है कि जो पैसा आपने अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर से आप कमा के लाए हो, ठीक है। तो ये ब्रॉड कैटेगरी है, ब्रॉड टर्म है जो कि हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि अपार्ट फ्रॉम वो इनकम जो आपने विद इन द कंट्री कमाई है, जो इनकम आप अब्रॉड से दूसरी कंट्री से कमा के लाओगे, चाहे वो रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या आपकी एक्सपोर्ट के थ्रू हो या किसी भी तरीके से हो, वो आपकी इनकम अब्रॉड की इनकम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में जोड़ते ही वो नेशनल इनकम बन जाएगी। ठीक है, अभी इसी लेवल तक हम इसको बात करते हैं, बाकी जब आगे डिटेल में आएगा इसको तब उठाएंगे। नाउ कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। सबसे पहला, नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एनुअली। नेशनल इनकम साल में एक बार कैलकुलेट होता है, यानी पूरे साल में आपने प्रोडक्शन मेथड से कितनी इनकम जनरेट की, इनकम मेथड से कितनी इनकम जनरेट की, या एक्सपेंडिचर मेथड से कितनी इकोनॉमी में इनकम क्रिएट हुई, वो आपकी डोमेस्टिक इनकम हो गई। अब्रॉड से आपने पैसा कैसे कैसे कमाया वो जोड़ दिया, तो वो आपकी नेशनल इनकम बन जाएगी। तो पूरे साल में, पूरे अकाउंटिंग ईयर में आपने कितना पैसा क्रिएट किया कंट्री में इंक्लूडिंग अब्रॉड की इनकम, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम। कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो एक साल में टोटल इनकम जो आपने जनरेट की उसको कैलकुलेशन करेंगे, तो दैट इज नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एनुअली। ये एनआईए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है वो आपका कैलकुलेट करता है। ठीक है। दूसरा, नेशनल इनकम इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट दैट इज फैक्टर इनकम की फॉर्म में जो पैसा आएगा वही नेशनल इनकम में जाएगा, एंड नॉट अ रिसीट कॉन्सेप्ट, विच मीन्स जो पैसा आप रिसीव करोगे ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम की फॉर्म में, वो नेशनल इनकम में नहीं जाएगा। सो आप समझेंगे कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में फ़र्क क्या है। वैसे तो ये सब आगे भी आएंगे लेकिन अभी क्लियर कर लेते हैं। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम बाइलेटरल कॉन्सेप्ट है और ट्रांसफर इनकम यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो फैक्टर इनकम आपका बाइलेटरल कॉन्सेप्ट है और ट्रांसफर इनकम आपका यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब, बाइलेटरल का मतलब है आप फैक्टर सर्विसेज दोगे तो उसके बदले में आपको फैक्टर इनकम आएगी। लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर कैपिटल की हम सर्विसेज देंगे तो हमें उसके बदले में रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आएगा। और आपके फैक्टर इनकम चार ही होती है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब बात आती है कि आपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आपने किस पर्पस के लिए यूज किए। आपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज किया। मतलब आपने लैंड फैक्ट्री के लिए यूज की, आपने लेबर प्रोडक्शन करने के लिए यूज किया, आपने कैपिटल से मशीनरी खरीदी और मशीन आपने अपने फैक्ट्री में प्रोडक्शन यूनिट में लगाई है,
तो ये सारे प्रोडक्टिव काम के लिए आपने सर्विसेज यूज किए हैं फैक्टर्स की, तो उसके बदले में जो आपने इनकम कमाई वो आपकी फैक्टर इनकम है। ठीक है। लेकिन अगर आप लैंड, लेबर, कैपिटल अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो तो क्या वो फैक्टर इनकम है सौम्य? नहीं। नहीं है, क्योंकि वो आपने अपने पर्सनल यूज के लिए ली है, ना कि किसी प्रोडक्टिव काम के लिए। तो जो भी एक्टिविटीज प्रोडक्टिव यूज के लिए की जाती हैं वो आपकी फैक्टर इनकम कहलाती हैं। ठीक है। जो कि फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट आपको मिलती हैं, तो वही सिर्फ नेशनल इनकम में जाएंगी। लेकिन जो आपकी वन साइडेड इनकम होती हैं, जैसे कि चैरिटी, डोनेशन, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, ओल्ड एज पेंशन, बैगिंग, या कोई और भी एक्सेट्रा, ये आपकी वन साइडेड पेमेंट्स हैं। वन साइडेड क्यों है? आप सिग्नल पे भिखारी को भीख देते हो तो उसने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया, आपको सिर्फ दुआएं दे रहा है। दुआएं देने से कुछ नहीं होता, उसने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया। तो अगर उसने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया और उसके बदले में उसको भीख आप दे रहे हो, उसकी इनकम तो जनरेट हो रही है, उसकी इनकम जनरेट हो रही है, लेकिन उस इनकम के बदले में उसने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया, तो इसलिए उसकी इनकम नेशनल इनकम में नहीं जाएगी, क्योंकि कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ। वो क्या कहलाएगी? ट्रांसफर इनकम, क्योंकि वन साइडेड है। चैरिटी, डोनेशन, मुझे किसी ने चैरिटी दी, मुझे किसी ने डोनेशन दे दी, या स्कूल ने मुझे स्कॉलरशिप दे दी, या आप मेरे पेरेंट्स ने मुझे पॉकेट मनी दे दी, या मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे मैं खा कमा नहीं सकता तो मुझे ओल्ड एज पेंशन मिल गई, तो मैंने कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया। या मैं कौन बनेगा करोड़पति में पैसे जीत गया। तो ये सारे के सारे नॉन प्रोडक्टिव काम हैं, मतलब इसमें प्रोडक्टिव काम तो कुछ हुए ही नहीं, ये सिर्फ मुझे पैसा रिसीव हुआ है बिना किसी काम के। बिना किसी काम के मुझे पैसा रिसीव हुआ है, तो ऐसा पैसा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। गॉट इट? सो वो क्या कहलाएगा? ट्रांसफर इनकम, क्योंकि ये वन साइडेड है, बिना किसी प्रोडक्टिव काम के आपको रिसीव की गई है, इसलिए इसे हम नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो किसी भी टाइप की ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, लेकिन फैक्टर इनकम नेशनल में इंक्लूड होती है। इसीलिए नेशनल इनकम एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है। जो भी पैसा आप अर्न करते हो, कमाते हो, वो नेशनल इनकम में जाता है। जो पैसा आप रिसीव करते हो वो नेशनल इनकम में नहीं जाता। गॉट इट? ठीक है। यस सर। अब इसमें एक चीज और है, रिटायरमेंट पेंशन जो होती है। रिटायरमेंट पेंशन का मतलब है आपको लमसम, एक लमसम अमाउंट मिल रहा है। बंदा पूरी उम्र काम किया, रिटायर हो गया, उसने पूरा साल प्रोडक्टिव काम किया किसी कंपनी में, इकोनॉमी की जीडीपी को बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन दिया है, इकोनॉमी की वेलफेयर के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो वो उसको रिटायरमेंट पे जो इकट्ठा पैसा मिला है वो उसकी कंपनसेशन है, उसकी रिवॉर्ड है उसकी सर्विसेज के बदले में, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। लेकिन ओल्ड एज पेंशन नहीं होगी, क्योंकि वो बिना किसी प्रोडक्टिव काम के उसको पैसा रिसीव हुआ है। गॉट इट? अगला, वैल्यू ऑफ एनी गुड इज इंक्लूडेड ओनली वंस इन नेशनल इनकम। तो किसी भी गुड की वैल्यू नेशनल इनकम में सिर्फ एक ही बार इंक्लूड होगी, टू अवॉइड डबल काउंटिंग। तो इसका मतलब क्या है? किसी भी वैल्यू को नेशनल इनकम में हम किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे। अगर एक से ज्यादा बार काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। सो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम का मतलब क्या है?
डबल काउंटिंग का मतलब है अगर किसी भी चीज को आप एक से ज्यादा बार काउंट करोगे तो उसे डबल काउंटिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंजला ने सौम्या को, सपोज एंजला ने एक कंपनी से सपोज 10,000 का फोन खरीदा। ठीक है। जब कंपनी ने ये 10,000 का फोन एंजला को बेचा तो ये प्रोडक्शन हुई, फोन की प्रोडक्शन हुई। और जैसी फोन की प्रोडक्शन हुई उसकी मार्केट वैल्यू क्रिएट हो गई। और मार्केट वैल्यू क्रिएट होते ही ये 10,000 आपकी नेशनल इनकम में चले गए, यानी डोमेस्टिक इनकम में चले गए, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम का मतलब उसमें अब्रॉड की इनकम जोड़ती हूँ, नेशनल इनकम का पार्ट बन गए। अब जब ये इस फोन की वैल्यू, इस एक्स नाम के फोन की वैल्यू 10,000 की नेशनल इनकम में चली गई। अब एंजला ने सपोज ये सौम्या को 10,000 का या डेप्रिसिएशन करके 8,000 का कुछ भी करके, मान लो ये फोन आगे सौम्या को सपोज 10,000 का या 9,000 का बेच दिया। ठीक है, इसको बेच दिया तो इसकी वैल्यू नेशनल इनकम में दोबारा नहीं जाएगी सेम फोन की वैल्यू, क्योंकि जब इस फोन की वैल्यू ऑलरेडी नेशनल इनकम में जा चुकी है तो दोबारा सेम फोन की वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं जाएगी। वरना एक ही चीज की वैल्यू को बार बार अगर डालते जाओगे नेशनल इनकम में तो आपकी तो नेशनल इनकम पता नहीं अनलिमिटेड इनडेफिनेट हो जाएगी। तो हर कमोडिटी की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में सिर्फ एक ही बार काउंट करते हैं। तो अगर ये 10,000 का फोन एंजला ने आगे 10 का, 9 का या 8 का बेचा है तो वो वैल्यू दोबारा नेशनल इनकम में नहीं जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उस फोन की वैल्यू नेशनल इनकम में जा चुकी है। लेकिन अगर एंजला ने कंपनी से फोन लेके, एंजला एक डीलर होती कि ठीक है मैं उसको रीसेल करती हूं, तो एंजला अगर 10,000 का फोन, ये 10,000 का फोन एक अपने क्लाइंट सौम्या को 12,000 का बेचती, तो 10,000 तो नेशनल इनकम में जा चुके हैं, दोबारा ये 10,000 नेशनल इनकम में नहीं जाएंगे। लेकिन इस 12,000 के अंदर 10,000 की वैल्यू भी जुड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन जाएगा क्या, सिर्फ 2,000। कौन से 2,000 जाएंगे, जो एंजला ने अपनी कमीशन कमाई है या अपनी शॉप पे सर्विसेज दी हैं फोन को रख के बेचने की, तो अपनी कमीशन या अपनी सर्विसेज के मेहनत के पैसे जो उसने 2,000 कमाए हैं सिर्फ वो नेशनल इनकम में जाएंगे, पूरे 12,000 नहीं जाएंगे, क्योंकि इस 12,000 में जो 10,000 हैं ये ऑलरेडी पहले ही नेशनल इनकम में जा चुके हैं। ठीक है, बाकी डिटेल जब आएगा डिटेल में हम इसको दोबारा करेंगे, क्योंकि डिटेल के कॉन्सेप्ट हैं ये। ऊपर ऊपर से समझ आया सौम्या एंजला? Yes, sir. यस सर। ठीक है। और एक पॉइंट और ले लेते हैं कि ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड while estimated national income and intermediate goods are not included। ठीक है। और एक पॉइंट और, नेशनल इनकम is always estimated at factor cost, यानी फैक्टर इनकम या फैक्टर कॉस्ट, and not at मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट पे निकलती है ना कि मार्केट प्राइस पे। ये दो पॉइंट्स को अभी हम छोड़ देंगे, क्योंकि जब हम इसको आगे डिटेल में उठाएंगे तब इनको हम यूज करेंगे। यहां तक कोई डाउट है नो सर। एंजला? Sir. ओके। फिर इसके बाद आपका अगला जो टॉपिक आता है, सबसे पहला, अब आपका हम सबसे पहला टॉपिक जो है उठा रहे हैं नेशनल इनकम का, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहला जो टॉपिक हमने उठाया है आज का, जो आपका 3 से 4 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इकॉनमी में चार सेक्टर्स होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, फार्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। ठीक है। सो आपके चार, इंजला तुम फोन पे ले रही हो क्लास? टैब पे अच्छा, वो हिल रहा है ना इसलिए। रखा हुआ है, मैंने टेबल पे नहीं है। ओके। तो आपके चार सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। लेकिन इन्हें हम बोलते हैं हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर फॉल्स अंडर टू सेक्टर मॉडल, household firm and government falls under three sector model, and household firm, government and foreign sector falls under four sector model। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ टू सेक्टर मॉडल है, जिसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड एंड फर्म। सो अब हम बात करेंगे कि टू सेक्टर मॉडल में आपकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे काम करती है। तो इन टू सेक्टर मॉडल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे काम करते हैं उसको हम देख लेते हैं। ओके, मीटिंग अगर एंड हो जाएगी ना तो आपको राउंड टू से कनेक्ट करना है। ठीक है, कभी अपने आप बंद हो जाए तो आप राउंड टू से कनेक्ट करेंगे। हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज देता है। अभी समझाता हूं आपको। इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। फर्म जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके देगी। हाउस होल्ड सेक्टर उसके बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, जो फर्म की इनकम बन जाएगी। अभी समझाता हूँ। फर्म उस इनकम को लेके डिस्ट्रीब्यूट कर देगा उन चार लोगों में जिनकी उसने सर्विसेज ली है, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, दैट इज रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब इसको समझेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है इनकम में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, या गुड्स इनकम इकोनॉमी में इनकम कैसे फ्लो करती है। लेमैन लैंग्वेज में समझना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। इकोनॉमी में दो ही टाइप के लोग होते हैं, एक जो कुछ खरीद रहा है, एक जो कुछ बेच रहा है। बेचने वाले को हम फर्म या प्रोड्यूसर बोलते हैं, खरीदने वाले को हम हाउस होल्ड या कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है। हाउस होल्ड कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करते हैं, प्रोड्यूसर वो गुड्स बना के उनको बेचते हैं। हाउस होल्ड उन गुड्स को खरीदते हैं और खरीद के उस पर खर्चा करते हैं, तो हाउस होल्ड का खर्चा फर्म की इनकम बन जाती है। फर्म उस इनकम को आगे फर्दर प्रोडक्शन में यूज करते हैं। लेकिन इन बिटवीन फर्म के पास ना लैंड है, मान लेते हैं, ना लैंड है, ना लेबर है, ना कैपिटल है, ना एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं। तो फर्म हाउस होल्ड क्या करेगा? फर्म हाउस होल्ड को बोलेगा कि मुझे आप फैक्टर सर्विसेज दो। तो फर्म ने रेंट पे लैंड ले ली, लेबर ले लिया, लोन उठा लिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, और एंटरप्रेन्योर स्किल्स यूज कर ली। और इन चारों के सर्विसेज को यूज करके फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए। तो फर्म ने ये गुड्स एंड सर्विसेज किसके लिए प्रोड्यूस किए हैं? फर्म ने ये गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड के लिए प्रोड्यूस किए हैं। हाउस होल्ड क्या करेगा? इन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, खरीदेगा। खरीदने पे वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। तो हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्म की क्या बन जाएगी? इनकम।
ठीक है। फर्म उस इनकम को, सारी की सारी इनकम फर्म की नहीं है, फर्म ने इनकी सर्विसेज ली थी। तो फर्म लैंड पे रेंट दे देगा, लेबर को वेजेस पे करेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करेगा, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे देगा। ठीक है। तो इन लोगों के पास पैसा आ जाएगा, ये लोग फिर गुड्स की डिमांड करेंगे, फर्म और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे इनकी हेल्प से, लैंड लेबर की हेल्प से। फिर ये गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को बेचेंगे, हाउस होल्ड उन्हें कंज्यूम करेगा, कंजम्पशन पे खर्चा करेगा, हाउस होल्ड का कंजम्पशन खर्चा फर्म की इनकम बनेगी, और फर्म उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये आपका पूरा जो फ्लो है, इनकम, गुड्स एंड सर्विस और इनकम का फ्लो है, ये आपका सर्कुलर वे में कंटिन्यूसली इकोनॉमी में चलता रहेगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब इन दोनों के बीच में फाइनेंशियल मार्केट होती है। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट वर्क्स लाइक अ बैंक। ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट भी आपके बैंक की तरह काम करती है। फाइनेंशियल मार्केट इज अ इंटरमीडिएटरी। इसका काम भी क्या होता है? आप इसको शॉर्ट, अभी इसको आप सिंप्लीफाई करो कि फाइनेंशियल मार्केट सपोज वर्क लाइक अ बैंक। तो हाउस होल्ड अपना सेविंग्स पैसा फाइनेंशियल मार्केट में देते हैं इंटरेस्ट के लालच में कि इंटरेस्ट आएगा, और ये बैंक या फाइनेंशियल मार्केट इस सेविंग्स को आगे लोन यानी बोरोइंग्स की फॉर्म में फर्म को देती है। तो ये सेविंग्स आगे वो बोरोइंग्स की फॉर्म में उसने फर्म को दे दी। ठीक है। फर्म के पास जो पैसा इकट्ठा होता है वो फाइनेंशियल मार्केट्स में सेविंग्स की फॉर्म में देती है, उस पे इंटरेस्ट उसको मिलता है फर्म को, या फाइनेंशियल मार्केट से कोई सिक्योरिटीज वगैरह खरीद ली, या पैसा, एक्सेस पैसे को फाइनेंशियल मार्केट में लगा दिया, स्टॉक मार्केट में लगा दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा दिया, बॉन्ड्स खरीद लिए, डेट मार्केट में लगा दिया, ये फर्म देता है। और फर्म, उसके पास जो पैसा इकट्ठा होता है, फर्म उस पैसे को आगे लोन की फॉर्म में, अगर हाउस होल्ड को बोरिंग्स चाहिए, लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, तो उनको वो इंटरेस्ट के बदले में देती है। ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट बैंक का काम क्या है कि इंटरेस्ट का, इनको इंटरेस्ट देना और इनसे इंटरेस्ट कमाना। तो इंटरेस्ट का लेन देन करके ही उसको प्रॉफिट बनता है। ठीक है। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। मेजर चीज क्या है? मेजर चीज ये है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हाउस होल्ड और फर्म के बीच में कैसे वर्क करती है। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देगा फर्म को, फर्म उन फैक्टर सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा उनको यूज करके हाउस होल्ड के लिए। हाउस होल्ड उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, और हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्म की इनकम बन जाएगी, और फर्म उस इनकम को रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की फॉर्म में बांट देगा इन दोनों, इन सर्विसेज के अगेंस्ट। इनके पास पैसा आएगा, ये और डिमांड करेंगे, और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा, और इनकम जनरेट होगी। तो ये सर्कुलर वे में आपका चलता रहेगा। कोई डाउट इसमें? No, No, sir. sir. क्लियर है? ओके। नाउ ये आपका हो गया टू सेक्टर मॉडल में। ठीक है। टू सेक्टर मॉडल में आपकी इनकम का फ्लो कैसे चलता है। अब इसी में से मैं दो चीजें और निकाल रहा हूं इस टू सेक्टर मॉडल में से। इस पूरे के पूरे टू सेक्टर मॉडल के सर्कुलर फ्लो में से मैं आपको दो चीजें निकाल के बता रहा हूं। एक होता है आपका मनी फ्लो, और एक होता है आपका रियल फ्लो। ठीक है। एक होता है आपका मनी फ्लो, एक होता है आपका रियल फ्लो। देन व्हाट इज मनी फ्लो एंड व्हाट इज रियल फ्लो? मनी फ्लो और रियल फ्लो में क्या फर्क होता है? ठीक है। मनी फ्लो का मतलब क्या है? मनी फ्लो का मतलब है, इसका दूसरा नाम होता है मनी फ्लो का नॉमिनल फ्लो, और रियल फ्लो का दूसरा नाम होता है फिजिकल फ्लो। ठीक है। रियल फ्लो, फिजिकल फ्लो, मनी फ्लो, ये नॉमिनल फ्लो। सो मनी फ्लो का मतलब है द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड फार्म। हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर के बीच में मनी का फ्लो कैसे होता है?
हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने पे पैसा खर्च करेगा, और फर्म उस पैसे को फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की फॉर्म में हाउस होल्ड को दे देगा। ठीक है। तो दोनों सेक्टर के बीच में फ्लो ऑफ मनी कैसे हो रही है? ये हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो किया, खर्चा वो भेजा, और उसके बदले में उसने उसको फैक्टर इनकम, तो यानी जो आपका इनर फ्लो है, सर्कुलर फ्लो में जो आपका इनर फ्लो है उसे हम क्या बोलेंगे? जो ये इनर फ्लो है इसको हम क्या बोलेंगे? मनी फ्लो। money. तो रियल फ्लो क्या हुआ? द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट द फैक्टर सर्विसेज। तो रियल फ्लो का मतलब है हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, और फर्म ने उन सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके दिए। तो ये हो गया आपका रियल। रियल इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिजिकल, जो फिजिकल मतलब जो दिखाई देता है, गुड्स एंड सर्विस, तो गुड्स दिखाई देते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज दिए और इन्होंने गुड्स प्रोड्यूस किए। तो ये जो आपका आउटर फ्लो हो गया इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, उसे हम क्या बोलेंगे? रियल फ्लो। और जो आपका इनर फ्लो हो गया इसको हम क्या बोलेंगे? आपका मनी फ्लो। Money. ठीक है। एक बार इसको देख लो, सर्कुलर फ्लो, रियल, मनी फ्लो, इसमें कोई डाउट है मेरे से पूछ लो, मैं नजर मार लो अच्छे से। तो अब इसी में दो चीजें और हैं जो आपके सीयूटी में पूछ लेते हैं, या फिर आपको वैसे ही पता होनी चाहिए। उसे बोलते हैं हम लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। व्हाट आर लीकेजेस एंड इंजेक्शंस? लीकेजेस और इंजेक्शंस क्या होती हैं? लीकेजेस का मतलब होता है विड्रॉल ऑफ इनकम फ्रॉम द इकोनॉमी, एंड इंजेक्शन का मतलब है इनफ्लो ऑफ इनकम इनटू द इकोनॉमी। विड्रॉल या आउटफ्लो, और इंजेक्ट यानी इनफ्लो। तो जो पैसा इकोनॉमी के अंदर, जो पैसा इकोनॉमी में आ रहा है उसे हम बोलते हैं इंजेक्शंस, कि पैसा इकोनॉमी में आ रहा है, नेशनल इनकम को बढ़ाएगा। जो पैसा इकोनॉमी से जा रहा है, विड्रॉ हो रहा है, लीक कर रहा है, दे आर कॉल्ड लीकेजेस, जो आपकी नेशनल इनकम को कम करेगा। तो लीकेजेस के आपके कंपोनेंट्स हो गए सेविंग्स, इंपोर्ट्स, टैक्सेस। तो सेविंग्स, इंपोर्ट्स एंड टैक्सेस ये आपकी लीकेजेस हैं, आपकी इकोनॉमी से इनकम को बाहर करती हैं। सेविंग्स, लोग अगर ज्यादा पैसा सेव करेंगे तो इसका मतलब वो खर्च कम कर रहे हैं। जब वो पैसा खर्च कम करेंगे तो इकोनॉमी में इनकम का जनरेशन कम होगा। तो यानी इकोनॉमी में नेशनल इनकम कम हो रही है, कम क्रिएट हो रही है, दैट इज लीकेजेस। जितना हम पैसा इकोनॉमी से निकाल निकाल के सेव करेंगे उतना इकोनॉमी की इनकम कम हो रही है, क्योंकि हम सेविंग करी जा रहे हैं। इंपोर्ट, जितने गुड्स आप बाहर से इंपोर्ट करोगे उस इंपोर्ट पे आप पेमेंट करोगे, और वो जो पेमेंट है वो आपकी इनकम को कम करेगी, क्योंकि वो पैसा आपकी कंट्री से बाहर जा रहा है। तो दैट इज इंपोर्ट इज ऑल्सो अ लीकेज। टैक्सेस, सरकार जितने टैक्सेस बढ़ाएगी उतना लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी। आई टेल यू, दिस अ टर्म कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हम लिखते हैं वाई डी। वाई फॉर इनकम एंड डी फॉर डिस्पोजेबल। तो डिस्पोजेबल इनकम इज टोटल इनकम माइनस टैक्सेस। तो टोटल इनकम माइनस टैक्सेस क्या बन जाता है आपका? डिस्पोजेबल इनकम। गॉट इट? सो
अगर आपकी इनकम सपोज 10,000 है और आपने सरकार को 2,000 टैक्स पे कर दिया, तो आपकी 8,000 की क्या बच गई? डिस्पोजेबल इनकम, जिसको आप जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। अगर सरकार आप पे टैक्सेस लगा दे 4,000, तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम किसकी कितनी बच गई? 6,000। तो यानी आपके डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई। जितने टैक्सेस बढ़ते जाएंगे, आपके खर्च करने वाली डिस्पोजेबल इनकम कम होती जाएगी। और जितने आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, उतना आप इकोनॉमी में खर्चा कम करोगे, इकोनॉमी की इनकम कम जनरेट होगी। तो टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, आपकी इकोनॉमी में इनकम कम होती जा रही है, लीकेज का पार्ट है। इंजेक्शंस की बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट्स या कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स। फर्म इन्वेस्टमेंट पे खर्चा कर रही हैं, मशीनरी खरीद रही हैं, प्रोडक्टिव काम करेंगी, इनकम जनरेट करेंगी, इकोनॉमी में पैसा आएगा, सर्कुलेशन बढ़ेगी। लोग कंजम्पशन पे ज़्यादा खर्चा करेंगे कंजम्पशन पे, चीज़ों पे, तो इकोनॉमी में इनकम का फ्लो बढ़ेगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर पे खर्चा करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे खर्चा करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाती है। तो गवर्नमेंट के खर्चा करने से भी इनकम जनरेशन होती है इकोनॉमी में। ठीक है, तो वो भी आपकी नेशनल इनकम को बढ़ाएगी, पैसा इकोनॉमी में आ रहा है, इंजेक्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट्स, अब जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे, उतना आपको पैसा बाहर से फॉरेन करेंसी के फॉर्म में आएगा। तो जितना पैसा अब्रॉड से आएगा, वो आपकी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम को बढ़ाएगा, नेशनल इनकम को बढ़ाएगा। तो वो भी आपका इंजेक्शन का पार्ट है। तो सेविंग्स, इंपोर्ट्स एंड टैक्सेस आपकी लीकेजेस हैं, इकोनॉमी से पैसे का आउटफ्लो होता है। और इनफ्लो होता है आपका इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या एक्सपोर्ट से। ठीक है, और आप ब्रॉड लेवल पे ये समझ लो, जब आपकी लीकेजेस इंजेक्शंस के इक्वल होती हैं, तो वो आपका इक्विलिब्रियम शो करता है कि आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। कोई डाउट यहां तक आप लोगों को? एंजलो, सौम्य, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। तो यहां तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया आज।